जब से लॉकडाउन लगा हुआ है, कोरोना का कहर है, तब से हम लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि अपने दर्शकों की रोज़ किसी न किसी एक ख्यातनाम चिकित्सक से मुलाकात करवाएं और जो समस्याएं इन दिनों आम तौर पर सामान्यतः मनुष्य महसूस कर रहा है, फील कर रहा है या जिस समस्याओं से रूबरू हो रहा है, उसका अपने स्टूडियो से निराकरण करवाएं, उनको एक अवेयरनेस या जागरूकता ऐसी लाएं कि वो समझ सकें कि उन्हें घर में लॉकडाउन में रहते हुए क्या करना है। आप सब जानते हैं कि लॉकडाउन और लंबा खिंच सकता है। जिस तरह से आज प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों की चर्चा हुई है और बहुत सारे मुख्यमंत्रियों ने सुझाव दिया है कि लॉकडाउन 2 के बाद लॉकडाउन 3 की भी ज़रूरत है, क्योंकि इस समय लॉकडाउन खोलना देश की सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। 3 मई तक तो यूं भी लॉकडाउन है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि 3 मई के बाद शायद ये लॉकडाउन और बढ़ जाए। हालात सुधार पर इससे इनकार नहीं किया जा सकता। हमारे यहाँ जो रिकवरी की जो रेट है वो लगभग 21%, 21.79 है। एक दिन में 372 मरीज ठीक भी हुए हैं पिछले 24 घंटों में। हालांकि 1682 नए मरीज भी आए हैं। पिछले 14 दिनों में कम से कम 58 ज़िले ऐसे हैं जिनमें कोई भी नया मरीज़ नहीं पाया गया है। पिछले 15 दिनों में 85 ज़िले ऐसे हैं जिसमें कोई भी नया मरीज़ नहीं पाया गया है, लेकिन मरीजों की संख्या अब भी लगभग 27,000 के करीब है और 872 लोग मारे जा चुके हैं। तो ये देश के आंकड़े हैं। मैं अगर मध्य प्रदेश और इंदौर की बात करूं तो मध्य प्रदेश में भी मरीजों की संख्या 2000 के करीब पहुंच गई है। इंदौर में ये संख्या 1200 से ज़्यादा है। मरने वालों की संख्या 60 हो गई है। मतलब हालात कंट्रोल में नहीं है। प्रयास हो रहे हैं, सरकार के स्तर पर हो रहे हैं, प्रशासन के स्तर पर हो रहे हैं और जनता के स्तर पर भी हो रहे हैं। जनता पहले से ज़्यादा जागरूक हुई है, पहले से ज़्यादा कोऑपरेट हुई है, पहले से ज़्यादा सहयोगी हुई है और अब जनता भी ये मान चुकी है कि घर में रहने में ही भलाई है, लॉकडाउन रहने में ही भलाई है। हालांकि अब भी कुछ लोग हैं जो सड़कों पर निकल आते हैं, घूम रहे हैं, बिना वजह भीड़ बढ़ा रहे हैं। ऐसे लोगों को पुलिस सबक भी सिखा रही है, दंड भी दे रही है, उन पर कार्रवाई भी की जा रही है। प्रशासन के स्तर पर राशन की, दवाइयों की आपूर्ति करने की कोशिश की जा रही है। कुछ कमियां हो सकती हैं, इतना बड़ा आपदा आई है, महामारी आई है, तो निश्चित रूप से सब कुछ वैसा नहीं होगा जैसा कि सामान्य दिनों में होता है। लेकिन फिर भी नगर निगम के स्तर पर कोशिश की जा रही है, जिला प्रशासन के स्तर पर कोशिश की जा रही है कि लोगों को राशन मिले। जिन लोगों के पास खाने को नहीं है उन्हें बना हुआ भोजन मिले, बना हुआ भोजन नहीं मिल सकता है तो कच्चा भोजन मिले। और इसके अलावा थोड़े दिनों में कलेक्टर मनीष सिंह ने यह आश्वासन दिया है कि थोड़े दिनों में फल और सब्जियों की आपूर्ति भी शुरू हो जाएगी। अभी डोर टू डोर राशन पहुंचाया जा रहा है, डोर टू डोर सब्जी और फल भी पहुंचाए जाएंगे। दवाइयों की आपूर्ति को भी सुगम बनाने की कोशिश की जा रही है। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि दवाइयों की आपूर्ति शुरू की जाएंगी। कुछ जगह पे पीथमपुर में और दूसरी जगहों पे सेक्टर्स औद्योगिक इकाइयाँ शुरू हुई हैं। संकेत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा नकारात्मक स्थितियां नहीं हैं। नकारात्मक हमको होना भी नहीं है। ज़रूरत इस बात की है कि समय हम सकारात्मक सोचें। और इन तमाम मुद्दों पर आज हमारे साथ चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश के ख्यातिनाम अस्थि रोग विशेषज्ञ डॉक्टर साकेत जत्ती। आपका बहुत स्वागत है साकेत सर। धन्यवाद प्रतीक जी। साकेत सर, एक लंबे समय से लॉकडाउन है, लोग घर में बैठे हुए हैं, बहुत सारे बुजुर्ग घर में बैठे हुए हैं और वो अपनी मॉर्निंग वॉक पे नहीं जा पा रहे हैं, इवनिंग वॉक पे नहीं जा पा रहे हैं। बहुत सारे नौजवान जो हैं वो जिम जाते थे, वो जिम नहीं जा पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मैं अगर देशी भाषा में कहूँ तो हाथ पांव रह जाना, अकड़ जाना, इस तरह की स्थितियाँ बन रही हैं। चूँकि आप अस्थि रोग विशेषज्ञ हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, तो क्या आप सलाह देंगे लोगों को घर में लोग किस तरह से मोबिलाइज करें, एक्टिविटीज़ करें कि उनके हाथ पैर ठीक बने रहें? प्रतीक जी, वो लोग जिनकी उम्र ज़्यादा नहीं है वो तो घर पर ही व्यायाम कर सकते हैं। जो ऐसे लोग जिनको डायबिटीज़ है या जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, उनको घर पे ही कम से कम 300 कदम पैदल चलना चाहिए। साथ ही उनको प्रयास करना चाहिए कि डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज हो। सारे जोड़ों की एक्सरसाइज, उसमें कलाई, कोहनी, कंधे, सारे जोड़ आ गए। सारे आप हाथ ऊपर ले जाएं, नीचे ले जाएं, पीछे करें, दोनों पैर मोड़ के पेट की तरफ लाएं, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, सांस रोक के रखें जितना रुक सकते हैं और फिर छोड़ें। इस तरह की जितनी एक्सरसाइज आप करेंगे उससे एटलीस्ट आपके सारे जोड़ों में
स्टिफनेस नहीं आती है, क्योंकि जो बुजुर्ग लोग हैं उनमें यदि वो जोड़ यदि उपयोग नहीं करते हैं या चलते फिरते नहीं स्टिफनेस मतलब अकड़न आ जाती है, जकड़ जाते हैं वो। हैं। और दूसरी चीज एक डिसयूज एट्रोफी होती है, जो चलते फिरते नहीं है। जो लोग जिनके लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध नहीं है उनके लिए समस्या है, लेकिन फिर भी यदि डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं, जहां बैठे हैं वहां सारे जोड़ चलाते रहें, सारी दिशाओं में, जी विभिन्न हाँ, थोड़ा दिशाओं सा में, आप डेमोन्स्ट्रेशन करते रहे कैमरे के कलाई साथ साथियों को। कलाई के सारे जोड़ ऐसे, ये हाथ पूरे मोड़ना इस तरह से, ये हाथ सीधे करना, मोड़ना, हाथ पूरा पीछे ले जाना, सामने लेके, ये जो हमारा हाथ है, कंधा है, 360 डिग्री घूमता है, तो आप ऐसे सामने ले गए, सामने लेके ऐसे पीछे ले जाके और फिर पीछे लेके सामने लाए। साथ ही जितना आप सांस रोक सकते हैं रोकी, और उसके बाद जितनी देर रोक सकते हैं उसके बाद छोड़ी। ये एटलीस्ट ये जितनी आधे से पौन घंटे हम एक्सरसाइज करें, इससे हमारे बॉडी का स्टेमिना बेटर होता है, और चूंकि रेस्पिरेटरी रिजर्व बेटर होता है, इसलिए ये फायदेमंद है। तो कोरोना में तो हमको श्वसन तंत्र पर ही ज़्यादा काम करना है, अपनी सांस लेने पर ज़्यादा काम करना है। ये फेफड़ों का संक्रमण है, आप जानते हैं कि कोरोना जो है वो नाक मुंह से शुरू होकर गले होते हुए फेफड़ों पर अटैक करता है, और फेफड़ों को संक्रमित करके जब आपको सांस लेने की तकलीफ आती है तो कई बार वेंटिलेटर भी आपकी मदद नहीं कर पाते। तो डॉक्टर साहब का ये कहना है कि अपने फेफड़ों को मजबूत बनाइए, अपने जो श्वसन तंत्र है उसको मजबूत बनाइए, और सांस भरकर रोक कर रखें ताकि आपके फेफड़े मजबूत हो सके। डॉक्टर साहब, मैं एक बात ये बार बार कहा जा रहा है कि जिसकी इम्यूनिटी मजबूत होगी, जिसकी रोग प्रतिरोधात्मक क्षमताएं ज़्यादा होंगी, वो इस कोरोना को हरा देगा। और डॉक्टर योगेश शाह, हमारे वरिष्ठ जो चिकित्सक हैं, फिजिशियन हैं, वो यहाँ आए थे, तो वो बता रहे थे कि हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को कोरोना आकर चला गया और उन्हें मालूम ही ना पड़ा हो। तो इम्यूनिटी कैसे बढ़ाएं? आपका बिल्कुल सही कहना है। शरीर की इम्यूनिटी यानी शरीर की प्रतिरोध क्षमता, यानी शरीर में माइक्रोबैक्टीरियल, चाहे ये कोरोना वायरल इन्फेक्शन है, यानी किसी भी तरह के संक्रामक रोग होने के लिए जो अवयव जिम्मेदार है, बैक्टीरिया या वायरस, उनसे प्रतिरोध क्षमता यदि हमारी अच्छी रहेगी तो वो डिसीज एस्टैब्लिश ही नहीं होती है। प्रतिरोध क्षमता के लिए आपका प्रोटीन इंटेक प्रॉपर होना चाहिए, प्रोटीन इंटेक के साथ में आपका विटामिन डी लेवल ठीक होना चाहिए, कैल्शियम पर्याप्त मात्रा में लेना चाहिए, विटामिन सी प्रॉपर होना चाहिए, विटामिन B12, अर्थात जिससे जितना आप दालें और हरी सब्जियां, यदि हरी सब्जियां भी नहीं मिल रही हैं, हरी सब्जियां तो मिल नहीं रही हैं, अभी मिल नहीं रही हैं, अंडे मिल नहीं रहे हैं, तो यदि आप तो दूध पिए, मूंगफली खा सकते हैं, चने यदि घर में रहते हैं, छोले रहते हैं, तो इन सारी चीजों में प्रोटीन ठीक होता है। और ये यदि पर्याप्त मात्रा में हम लेते हैं, तो साथ में यदि संभव है तो 11 से 1 के बीच में यदि आप आधे घंटे धूप में बैठ सकते हैं, यदि धूप उपलब्ध है, तो सबसे बढ़िया है। बिकॉज आपके शरीर में प्रतिरोध क्षमता बढ़ाने के लिए ये अवयव जिम्मेदार होते हैं। तो विटामिन डी लीजिए, और धूप में बैठने से विटामिन ई मिल जाएगा। विटामिन डी का सबसे बड़ा स्रोत धूप है, सनलाइट है, अल्ट्रावायलेट रेज, और वो भी तब होता है जब 11 से 1 के बीच में, ये वो समय रहता है जब उसकी सूर्य की किरणों में अल्ट्रावायलेट रेज सबसे ज्यादा होती हैं। साथ ही यदि ये नहीं ले पा रहे हैं आप, घर में बाहर नहीं निकल तो सकते ही नहीं है, और सूर्य की यदि किरणें घर तक नहीं आप अपनी छत पर जा सकते हैं। अगर आप फ्लैट पे मंडी में रहते हैं तो छत पर चले जाएं, अपनी बैल्कनी में आके बैठ जाएं, और घर के बाहर की सड़क पर भी आप बैठे तो कोई तकलीफ नहीं, लेकिन हाँ, आप सड़क पे घूम नहीं सकते हैं। हाँ, तो विटामिन डी के सैशे आते हैं, वो सप्ताह में एक बार लेना होता है, 60,000 इंटरनेशनल यूनिट्स सप्ताह में एक बार आप लें, और जब तक ये चल रहा है तब तक लेते रहें, और यदि 4 महीने भी ले तो भी कोई परेशानी नहीं है। साथ ही में कॉड लिवर ऑयल भी आता है, कॉड लिवर ऑयल का एक कैप्सूल ले सकते हैं, उससे भी काफ़ी विटामिन डी लेवल ठीक रहता है। साथ में सबसे ज़्यादा आवश्यक है कि जितना आप चलते फिरते रहेंगे, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि यदि आप घर पर हैं तो एक स्थान पर 1-1.5 घंटे से ज़्यादा ना बैठें, अपना स्थान परिवर्तित करें, चलें फिरें, एक स्थान पर ना बैठें। एक स्थान पर बैठने से मांसपेशियां भी शिथिल होती हैं और हमारे शरीर की प्रतिरोध क्षमता भी प्रभावित होती है। साथ में जो लोग जिनकी उम्र ज़्यादा है, उनमें एक डीप वेन थ्रोम्बोसिस होता है, उसके होने का भी खतरा होता है। खासतौर पर डायबिटिक पेशेंट जो होते हैं उनके हाथ या कंधे रह जाते हैं। मतलब कुछ महिलाएं मैंने ऐसी भी देखी डायबिटिक हैं कि वो अपना ब्लाउज भी नहीं पहन पाती हैं। कुछ पुरुष मैंने ऐसे देखे जो बनियान नहीं पहन पाते, शायद उनका हाथ ही हिलता नहीं है, पीछे तक नहीं जाता है। वो क्या बीमारी है, उसको भी इस समय ज़्यादा हो सकती है वो?
आपका कहना सही है, उसे फ्रोजन शोल्डर कहते हैं जी। और शुरुआत ऐसे होती है, जो डायबिटिक लोग होते हैं उनके जो जोड़ होते हैं विशेषकर कंधे में, तो कंधे के जोड़ का जो हमारा द्रव्य रहता है वो थोड़ा सा गाढ़ा हो जाता है, यानी पहले यदि वो कोकोनट ऑयल जैसा हो तो शहद जैसा हो जाता है। और शुरुआत में थोड़ा सा दर्द हुआ तो मानवीय स्वभाव है कि यदि हमें जिस दिशा में कंधा हिलाने में दर्द हो रहा है तो हम वो नहीं करते हैं, और धीरे धीरे हम सोचते हैं नहीं करेंगे तो ठीक हो जाएगा। लेकिन इसमें उल्टा होता है, जितना कम करते हैं उतने ज़्यादा चिपकता जाता है, और अंततः फिर ये स्थिति आ जाती है कि उसके लिए या तो आपको फिजियोथेरेपी की जरूरत पड़ती है, जो इस समय उपलब्ध नहीं है लॉकडाउन के कारण। इसलिए आप अपने सारे जोड़ों को लगातार चलाते रहें। अभी यदि कंधे में दर्द या ऐसा है तो गर्म सिकाई कर सकते हैं। गर्म सिकाई करने से सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है और उससे दर्द खत्म हो जाएगा, और जिससे आप जोड़ों की वो फ्रोजन शोल्डर की इसमें नहीं पहुंच पाएगा। डॉक्टर साहब, चूंकि आप अस्थि रोग विशेषज्ञ हैं, अब ऐसे समय में मान लीजिए कि कोई व्यक्ति घर में ही गिर जाए, बाथरूम में गिर जाए, बुजुर्ग व्यक्तियों के साथ ऐसा होता है, उनका कूल्हा टूट जाए, हड्डी टूट जाए, टांग हाथ पाँव कुछ भी टूट सकता है। अब सारे अस्पताल जो हैं वो बंद हैं, कुछ अस्पताल ऐसे हैं जिसमें येलो हैं, जिसमें आपको अगर थोड़ा कोरोना के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, सर्दी जुकाम खांसी सर्दी बुखार, तो वहाँ इलाज हो जाएगा। कुछ रेड जोन वाले हैं जहाँ केवल कोरोना का ही इलाज हो रहा है। ग्रीन अस्पतालों के बारे में तो इतनी बुरी स्थिति है कि पेशेंट भटकते हैं, एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल, उनको भगाया जा रहा है, दरवाजे नहीं खुल रहे हैं, गेट से उनको लौटा दिया जा रहा है। ऐसी स्थिति में मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि अगर इंदौर शहर में या कहीं भी कोई व्यक्ति गिर जाता है, उसका हाथ में फ्रैक्चर हो जाता है या कुछ उसकी हड्डी टूट जाती है, तो उसे क्या करना चाहिए, वो कहाँ जाए, कहाँ उसको इलाज मिल सकता है? एक तो प्रतीक जी, पहले जो स्थिति थी शायद भ्रम की स्थिति होने के कारण कि कौन से अस्पताल में कौन से मरीज जा सकते हैं। अब हर क्षेत्र विशेष में 1 या 2 ग्रीन जोन हॉस्पिटल्स हैं, या जहां पर आप जाएंगे तुरंत आपका उपचार हो जाएगा। साथ ही नहीं सर, नहीं हो रहा है। मैं कल रात में एक निमरानिया जी हैं परदेशीपुरा के, उनको सीने में दर्द हुआ, उनका बच्चा जो है वो क्लर्क कॉलोनी में रहते हैं, उनका बच्चा कल भी 4 अस्पतालों में भटका और वो बगैर किसी मेडिकल सुविधा को प्राप्त किए चले गए। ललित बड़जात्या के साथ ऐसा हुआ 2 दिन पहले, उसके पहले रंजीत हनुमान के बाहर एक पान की गुमटी लगती थी, उसके साथ ऐसा हुआ कि वो उस इलाके के जितने भी अस्पताल तो वो सब बंद थे, चैनल गेट पे ताले लगे हुए थे। 2-3 अस्पताल में वो गया लेकिन उनका वहाँ इलाज नहीं हुआ। प्रतीक जी, हड्डियों से संबंधित जिन 4-5 अस्पतालों में मैं जाता हूं या संबंधित हूं, वहां पर ऐसी स्थिति नहीं है। और या सर्वश्रेष्ठ ये है कि आप गूगल पे उस क्षेत्र के डॉक्टरों को देख लें, या मुझे डायरेक्ट संपर्क कर लें, या अपने क्षेत्र में जो संबंधित चिकित्सक हो उनसे संपर्क कर लें। और जब तक आप चिकित्सक से संपर्क करते हैं तब तक आप आइस फोमेंटेशन कर लें। सबसे पहले जिस स्थान पर चोट लगी है वहां पर बर्फ की सिकाई करें। यदि आपके हाथ में लगी है तो एक स्लिंग लगा लें, स्लिंग लगा के एक तकिया रख लें, जिससे कि कम से कम वो तकलीफ में बढ़ोतरी ना हो। यदि हिप में लगी है तो आप यदि चेयर पे बैठे हैं तो एक चेयर पे बैठ जाएं, आइस फोमेंटेशन कर लें। घर में कॉम्बीफ्लेम या ब्रूफेन टैबलेट होती है, लेकिन ध्यान रखें यदि उम्र ज़्यादा है तो बगैर कुछ खाए ना दें, खाली पेट नहीं देना चाहिए। एसिलॉक या ऐसा कुछ दवा रखी हो तो उसके साथ में देना चाहिए। साथ में ज़रूरी है कि एक तकिया लगा के पैर ऊपर करके रख दें, जिससे कि स्वेलिंग नहीं आएगी। और तब तक अभी जो हम, चूंकि मैं मध्य प्रदेश अस्थि रोग विशेषज्ञ संगठन का सचिव भी हूँ, हम ऑर्थोपेडिक सर्जन्स ने ध्यान रख के ऐसा किया है कि हर क्षेत्र विशेष में 1-2 हड्डी रोग विशेषज्ञ अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जहां तक हड्डी रोग विशेषज्ञों का संबंध है। हाँ जी, मेरा सवाल भी वही कि अगर आप गिर गए घर में, बाय चांस फिसल गया आपका पैर, हाथ टूट गया या पैर टूट गया, बुजुर्गों के साथ ये हादसा हो सकता है, बाथरूम में गिर जाए कर जाए, तो उस स्थिति में हम कैसे मदद पा सकते हैं किसी ऑर्थोपेडिक सर्जन की? निकट के अस्पतालों में तुरंत जाया जा सकता है, या यदि आवश्यकता है तो गूगल करके उस क्षेत्र में ऑर्थोपेडिक सर्जन्स के नंबर हैं, उस क्षेत्र के ऑर्थोपेडिक सर्जन्स के नंबर पे आप फोन करें, उसमें नंबर भी होते हैं, और त्वरित आपके फोन का समुचित प्रतिक्रिया देते हुए आपका उपचार किया जाएगा। क्योंकि ये ऐसा समय है कि बहुत सारे अस्पताल जो आपके क्षेत्र में, आपका नज़दीकी अस्पताल है, लेकिन हो सकता है कि उसको रेड
हॉस्पिटल घोषित कर रखा हो जहाँ पे केवल कोरोना के मरीज का इलाज हो रहा हो, तो वो तो लेगा नहीं। कुछ अस्पताल ऐसे हैं जो येलो अस्पताल है जिसमें संदिग्धों का इलाज हो रहा है, तो वो भी नहीं लेंगे। तो जाहिर है कि आपको ग्रीन अस्पताल में जाना पड़ेगा, और ग्रीन अस्पताल की भी स्थिति जिसका मैंने बयान किया वो है। लेकिन जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि आर्थोपेडिक सर्जन एसोसिएशन जो है, आर्थोपेडिक डॉक्टर्स की जो एसोसिएशन है, वो इस बात का पूरा पुख्ता इंतजाम कर रही है कि पट्टा वट्टा चढ़ाना हो, प्लास्टर चढ़ाना हो, तो वो व्यवस्था हो जाएगी। आप गूगल करके देख सकते हैं आपके समीप क्षेत्र में आसपास कौन है, और वहाँ के डॉक्टर से आप संपर्क कर इस तात्कालिक विपदा जो आपके ऊपर आई है उसका आप समाधान कर सकते हैं। डॉक्टर साकिब जत्ती साहब, एक कोरोना के दौरान एक परेशानी और भी लोगों में आ रही है कि बैठे बैठे और लगातार कोरोना के समाचार सुनकर, लगातार कोरोना के पढ़ के, और जिससे भी बाहर बालकनी में भी खड़े होकर आप दूसरी बालकनी वाले से बात कर रहे हैं तो कोरोना कोरोना, तो कहीं ना कहीं एक मानसिकता पे भी खराब असर पड़ रहा है। सर्वश्रेष्ठ तो ये है कि जितना आपने एक बार सुबह न्यूज़ देख ली, एक बार शाम को देख ली, आप जो धनात्मक खबरें हैं वो देखिए। जितना ज़्यादा आप सकारात्मक सोच रखेंगे, सकारात्मक सोच से आपका पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस बनता है। और प्रयास करें कि जितना सकारात्मक सोच, संगीत से जुड़े रहें, एक्सरसाइज करते रहें, अपने पसंद की किताबें पढ़ते रहें। ये चिकित्सक के तौर पे नहीं, ये सामान्यतः एक हर किसी व्यक्ति के लिए आवश्यक होता है। हम चिकित्सकों के लिए भी कभी कभी ये असामान्य स्थिति निर्मित हो जाती है कि लगातार ऐसे मरीजों को देख देख के, लेकिन बेहतर है कि आप आपको जो स्वयं को अच्छा लगता है वो करें, जो आपकी रुचि है उस क्षेत्र में पढ़ें, संगीत से जुड़ें, संगीत सुने या कुछ लेखन करें। डॉक्टर साहब, इस दौरान एक परेशानी बहुत आ रही है कि जो बड़े नामी अस्पताल हैं, बहुत ख्यातनाम अस्पताल हैं और बड़े ख्यातनाम डॉक्टर्स वहाँ हैं, उन सबकी ओपीडी बंद है। दूसरा, जो प्राइवेट डॉक्टर हैं उनके भी क्लिनिक्स बंद हैं। पेशेंट आदमी इस डर में भी है कि भगवान ना करे मुझे कुछ हो गया तो मुझे क्या कहूँगा। प्रतीक जी, शुरुआत में ऐसी स्थिति थी। अभी हम सब लोगों ने इस तरह से किया है कि जितने हम हड्डी रोग विशेषज्ञ जो हैं, समय समय पर जो हमारे पुराने मरीज हैं, हम उनसे प्रयास करते हैं कि खुद फ़ोन करके बात कर लें कि आप कैसे हैं। हमारे पास जो हमारे इलाज करे हुए मरीजों की सूची रहती है उसमें, साथ ही व्हाट्सएप पे हम बात कर लेते हैं, या आजकल फेस टाइम पे बात कर लें। और यदि आवश्यकता है, चूंकि प्रशासन की तरफ से निजी जो क्लिनिक हैं उन्हें खोलने की अभी अनुमति नहीं दी गई है, क्योंकि संक्रामकता का स्तर बहुत ज़्यादा है इंदौर शहर में। तो शहर के हित में अभी ये है कि निजी जो चिकित्सा संस्थान है उनको खोलने की अनुमति नहीं है। लेकिन हम सब लोग तकरीबन, आज भी मैंने 15-20 मरीजों का उपचार किया। जितने मरीजों का फ़ोन आया उनसे बात करके, और यदि संभव नहीं है तो ये कह दिया जाता है कि आप केमिस्ट शॉप पे पहुंच जाए, वहां से हमारी बात करा दें, जिससे हम उनको इस तरह की दवाइयां दे दें जिससे त्वरित उनका निराकरण हो सके। तो ट्रीटमेंट ऑन मोबाइल, इसे टेलीमेडिसिन कहते हैं। पूर्व में बहुत सारे कारणों से शासकीय स्तर पर टेलीमेडिसिन वैधानिक नहीं होती थी, लेकिन आजकल ये वर्तमान परिस्थिति में समसामयिक है। और इसके और अब तो ये संभव है कि अगर आपका हाथ टूट गया है, पैर टूट गया, कोई जगह है, तो आप वीडियो कॉल करके भी डॉक्टर साहब को दिखा सकते हैं। तो डॉक्टर वीडियो पर भी देख के समझ जाएगा मोटे मोटे तौर पर कि क्या वास्तव में फ्रैक्चर हुआ है, या जिस तरह की सूजन आई है वो भी एक अंदाज तो लग ही जाता होगा वीडियो कॉल पर। जी बिल्कुल जी। तो उसमें भी मदद मिलती होगी आपको दवाई लिखने की। और अगर मामले की गंभीरता है तो आपके चिकित्सक इस अवस्था में किसी अस्पताल में बात करके, उन्हें लगता है कि ऑपरेशन करना पड़ सकता है या पट्टा चढ़ाना पड़ सकता है, तो किसी अस्पताल में व्यवस्था करके आपको सूचित कर सकते हैं कि 2 घंटे बाद आप फलाने अस्पताल आ जाइए, आपका काम हो जाएगा। साथ में ये भी है प्रतीक जी कि हम हर मरीज को अस्पताल बुलाना नहीं चाहते हैं। ये मरीज और उसके परिवार के भी हित में नहीं है। इसलिए मेरा सुझाव है कि यदि आपको किसी तरह की परेशानी है तो चिकित्सक से बात करें। वीडियो कॉल आजकल हर मोबाइल प्रदत्त जो जितने सुविधा प्रदाता हैं उनने उपलब्ध करा रखा है। बात करने से हम सामने देखकर, आपसे फ़ोन पे बात करके इस बात का आकलन कर सकते हैं कि क्या आपको अस्पताल जाने, अर्थात एक्सरे या किसी और इन्वेस्टिगेशन की आवश्यकता है। यदि आवश्यकता नहीं है तो आपको जाने की ही ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
आजकल हम प्रिस्क्रिप्शन पेपर देके भी भेज देते हैं, जिससे कि मरीज का उस समस्या का समुचित साइंटिफिक ट्रीटमेंट हो सके। डॉक्टर साहब, आप चूँकि एक बहुत ही नए नए रिसर्च पढ़ने वाले डॉक्टर्स के रूप में विख्यात हैं, आप काफ़ी अध्ययनशील डॉक्टर हैं। ये जो हालांकि बहुत ही सीधे सीधे तौर पर ये आपकी फील्ड का वायरस नहीं है, क्योंकि आप तो ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, घुटनों के जोड़ प्रत्यावर्तन करते हैं, कूल्हे का प्रत्यावर्तन करते हैं, लेकिन फिर भी जो आपकी रुचि है उस नाते मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि इस वायरस हम कब तक इससे उभर जाएंगे? हमको क्या ये दुनिया में जो नई रिसर्च चल रही है, वैक्सीन भी बन गई है, मानव पर उसका परीक्षण भी शुरू हो गया है ब्रिटेन में, इंग्लैंड में, अमेरिका में, हम कब तक इससे बाहर आ जाएंगे? प्रतीक जी, अभी तो तकरीबन 6 हफ्ते बाद हम ये बताने की स्थिति में रहेंगे कि आगे इसका कोर्स क्या होने वाला है। मैं अपने देश की बात कर रहा हूँ। और जहाँ तक वैक्सीन्स की बात है, वैक्सीन्स अभी जहाँ भी जिन जिन स्थानों पर प्रयोग चल रहे हैं, पहले उनके प्रयोग के बाद फेज 1 ट्रायल होता है, फिर फेज 2 ट्रायल होता है। अपेक्षित समय तकरीबन साल भर लगेगा वैक्सीन आने में। 2021 में आएगी। साल भर के पहले वैक्सीन आना मुश्किल है। चंडीगढ़ में भी पीजीआई चंडीगढ़ में भी वैक्सीन जल्दी बन गया, ऐसा कहा जा रहा है कि वहाँ तो बन ही गया है। अभी वैज्ञानिक तौर पर यह कहा जा रहा है कि उसके प्रयोग किए जा रहे हैं। एक बार प्रयोग किए जाने के बाद एनिमल पे उसका प्रयोग किया जाता है, उसके बाद फिर फेज 1 ट्रायल होता है और फिर फेज 2 ट्रायल होता है, और फेज 2 ट्रायल होने के बाद डीजी जो डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज है, इसके द्वारा, ड्रग कंट्रोल अथॉरिटी के द्वारा, इनकी मान्यताओं मिलने के बाद ही उसका प्रयोग किया जा सकता है, उसके पूर्व में नहीं। मैंने अभी कुछ दिन पहले एक पढ़ा था कि अमेरिका के एक विश्वविद्यालय में जो गठिया रोग होता है, रूमेटोइडिस क्या बोलते हैं आप उसको, गठिया जो होता है, उसमें एक बीमारी, एक दवाई दी जाती है, ऑस्टियोरिन करके एक बीमारी दवाई दी जाती है, उसका इसमें प्रयोग शुरू किया है कोरोना में, और उसके बहुत ही ट्रेमेंडिक, बहुत ही चमत्कारिक परिणाम आ रहे हैं। और भारत का एक चिकित्सक जो इंदौर महू से जुड़ा हुआ एक चिकित्सक है, जिसने महू वेटरनरी कॉलेज में शिक्षा हासिल की है, वो चिकित्सक भी उस प्रयोग में शामिल है, और को 3 और भारतवंशी वहाँ पर उस प्रयोग को कर रहे हैं। और उसमें ये गठिया में जो भी दवाइयों का इस्तेमाल किया जा रहा है, उस दवाई का परिणाम बहुत अच्छे सकारात्मक निकल रहे हैं। क्या इसकी कोई जानकारी है आपको? जैसा आपने कहा कि गठिया में ऑस्ट्रोफिन शायद बीमारी का नाम है, दवाई का नाम है। मोटे तौर पर प्रतीक जी इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स कहते हैं इनको। इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स का विभिन्न इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स का इसमें उपयोग किया जा सकता है। इसी कारण से HCQS का भी सुझाव दिया गया था, जो बाद में हम लोगों ने उपयोग करना शुरू किया। वैसे ही रूमेटॉइड अर्थराइटिस में उपयोग, जो आपने कह रहे हैं गठिया के रोग में काम में आने वाली जो दवाइयां हैं, शायद मेरे नाम में उसी तरह के ऑस्ट्रोफिन शायद दवाई का नाम है। उसका अभी डॉक्यूमेंटेशन नहीं हुआ है, इसलिए मेरा कहना उचित नहीं होगा। लेकिन उस इम्यूनोमॉड्यूलेटर से आपके शरीर की वायरस के प्रति रिएक्शन को प्रभावित किया जा सकता है, जिससे उस वायरस से शरीर में होने वाले दुष्परिणामों को रोका जा सकता है, जिससे उसकी घातकता को न्यूनतम किया जा सके। तो वो भी एक प्रयोग चल रहा है। डॉक्टर साहब, ये ऑस्टियोपोरोसिस की जो बीमारी जिन मरीजों को है, खासतौर वृद्ध महिलाओं को, उनको इस दौरान क्या करना चाहिए कि ताकि वो इस दौरान सुरक्षित बनी रहे, हाथ पाँव में, जोड़ों में दर्द ना हो, उनका स्वास्थ्य ठीक बना रहे? आवश्यक है प्रतीक जी कि दूध पर्याप्त मात्रा में लें, विटामिन डी लें, कैल्शियम का सेवन करें, और वैसे भी जिन लोगों को जो रोगी ऑस्टियोपोरोसिस से प्रभावित रहे हैं, उन्हें उनके चिकित्सकों द्वारा विटामिन डी, कैल्शियम और दूसरे कुछ दवाइयाँ भी होते हैं, जैसे बिस्फॉस्फोनेट्स होता है, उनको लिया जाता है। सुबह खाली पेट कुछ दवाइयाँ ली जाती हैं और कुछ इंजेक्शंस होते हैं। तो समय समय पर उनके चिकित्सक विशेषज्ञों द्वारा जो दवाइयाँ उन्हें प्रदत्त की गई हैं, उन्हें यदि आप चिकित्सक के पास ना भी जा पा रहे हैं तो उन्हीं दवाइयों को चालू रखें, क्योंकि उन दवाइयों से शरीर पर कुछ भी दुष्प्रभाव नहीं होता है। स्लिप डिस्क वाले या जो जिनको गर्दनों में, कंधों में दर्द होता है, उन लोगों के लिए भी यही सब करना है?
उनके लिए आवश्यक है कि जो उन्हें कसरत सिखाई गई है वो कसरत करते रहें। साथ में ये बताया गया है यदि स्लिप डिस्क के मरीज हैं तो ज़मीन पे नहीं बैठें, आलती पालती नहीं लगाएं। आप घर पे अकेले हैं और चूंकि घर पे इस समय मेड्स नहीं आ रही हैं तो ये ध्यान रखें कि सामने झुकने का कार्य ना करें, सामने वजन ना उठाएं और वजन ना उठाएं और इंडियन स्टाइल के टॉयलेट में ना यूज ना जाएं। करें। क्योंकि इन चीजों को करने से यदि आपकी समस्या बढ़ गई तो इस समय आप कष्ट में आ जाएंगे। चलिए, बहुत धन्यवाद डॉक्टर साकिब जत्ती, हमारे दर्शकों को बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां देने के लिए। हम लगातार आपको ये कोशिश करेंगे कि हम कल भी किसी नए चिकित्सक से आपको मिलवाएं, कुछ नई जानकारियां आपको दें। और ख़ास तौर पर जब आप घर में हैं, लॉकडाउन में हैं, तो अपने आप को थोड़ा सा जागृत रखें, सकारात्मक रखें, जागरूक बनें और मन में नकारात्मकता और नकारात्मक विचारों को हावी ना होने दें। हम निश्चित रूप से कोरोना को परास्त करेंगे। एक ना एक दिन भारत से कोरोना जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। हमारे प्रयास लगातार जारी है, सरकार के प्रयास लगातार जारी हैं और सरकार से ज़्यादा जनता का सहयोग मिल रहा है। आपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद। देखते रहिए डिजियाना न्यूज़।